नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीद लेने और पनामा नहर पर कब्जा कर लेने और साथ ही कनाडा को यूएस का 51वां राज्य बनाने जैसी बातें कही है। ग्रीनलैंड का सामरिक महत्व क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है और किस प्रकार से दुनिया के लिए वो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्पोर्ट के रूप में काम कर सकता है, आज इन फोकस में इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है, इसके बाद हम ग्रीनलैंड के बारे में सामान्य परिचय हासिल करेंगे। ग्रीनलैंड की अवस्थिति क्या है, उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती है, इन सभी पक्षों को जानेंगे। फिर ग्रीनलैंड के सामरिक महत्व पर बात होगी और ये भी देखेंगे कि यूएस द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कब कब की गई है, या आप कह सकते हैं कि उसको अधिग्रहित करने या खरीदने की कोशिश कब कब की गई है। साथ ही अमेरिका द्वारा क्या अन्य क्षेत्रों को भी खरीदने के उदाहरण इतिहास में प्राप्त होते हैं, तो 3 उदाहरणों को यहां देखने की कोशिश करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। उसके अंतरराष्ट्रीय घटनाओं जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब खबर को विस्तार से जानते हैं। खबर इंडियन एक्सप्रेस की है और खबर यही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीदने में अपनी रुचि को अभिव्यक्त किया है। इससे पहले वो पनामा नहर पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। पनामा नहर आप जानते हैं पनामा में स्थित है और वस्तुतः वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है और अपने आप में व्यापार के दृष्टिकोण से खास तौर से रणनीतिक महत्व वो रखती है। साथ ही हाल ही के हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की भी बात कह चुके हैं और उनकी इन सभी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की आलोचना भी एक्सपर्ट द्वारा लगातार की गई है। लेकिन ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड चाहने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होंगे। इससे पहले भी ग्रीनलैंड को चाहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, यानी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने कोशिश की है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा बन जाए। और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का ये पहला उदाहरण नहीं है जिसने अन्य क्षेत्रों को खरीदा हो अपने क्षेत्र में, अपने यूएसए का जो पूरा टेरिटरी है उसमें मिलाने के लिए। तो उन उदाहरणों को भी यहाँ समझने की आवश्यकता है। तो ये पूरी खबर हुई, अब हम इसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप ये तो जानते ही हैं कि दृश्य आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हो चुके हैं। 2 और प्रारंभ हो रहे हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच नोएडा में 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय है सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 9 जनवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय है शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। जहां पर ये बैच प्रारंभ होंगे उसका पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा, और ये नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इसके अलावा प्रयागराज, जयपुर और दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में भी हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे प्रयागराज में ये बैच 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। जयपुर में बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 5:30 बजे। करोल बाग में बैच 7 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इन बैचेस में अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रीनलैंड का क्षेत्र है और यहाँ पर मुख्य रूप से जो बसावट है वो इसके किनारों पर ही है, यानी ऐसे क्षेत्र में बसावट है जहां पर जो बर्फीला नहीं है। ये पूरी आइस कैप से, ये पूरा जो सफेद क्षेत्र आप देख रहे हैं ये आइस कैप से यानी बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ क्षेत्र है और इसलिए इसके किनारों पर ही लोग रहते हैं, किनारों पर ही ये बसावट है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये बात आप जानते होंगे। 1000 वर्षों से अधिक समय से राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से इसका जुड़ाव
यूरोप के डेनमार्क देश से रहा है, ये भी आपको पता ही होगा। 1953 तक ये डेनमार्क का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश रहा है, यानी डेनिश उपनिवेश रहा है, और बाद में इसे डेनमार्क का एक प्रांत बनाया गया था। पहले इस प्रकार की भी सूचना प्राप्त होती है कि पहले एक जिला बनाया गया, फिर इसको एक प्रांत बनाया गया। ग्रीनलैंड को 1979 में 1979 में स्वशासन प्राप्त हुआ था, और 2009 में स्वशासन अधिनियम के माध्यम से इसे और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी, यानी स्वायत्त ऑटोनॉमी प्रदान की गई थी। डेनमार्क अभी भी ग्रीनलैंड के विदेश संबंधी मामले, सुरक्षा संबंधी मामले, रक्षा संबंधी मामलों को संभालता है, उनको नियंत्रित करता है। ग्रीनलैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो ग्रीनलैंडिक है। इसके बारे में सामान्य बात हुई। जनसंख्या कितनी है? लगभग 56,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। अधिकांश लोग जो हैं वो समुद्र तट के किनारे बर्फ रहित क्षेत्रों में ही बसे हैं। दक्षिण के क्षेत्र में भेड़ पालन भी किया जाता है। वैसे मछली पालन, मछली पकड़ना और शिकार करना अर्थव्यवस्था और जीवन शैली के प्रमुख क्षेत्र है। ग्रीनलैंड का जो पूरा परिदृश्य है वो बहुत आकर्षक है, और उसमें ग्लेशियर, हिमखंड, पहाड़ और विविध वन्य जीव जैसे ध्रुवीय भालू और व्हेल भी शामिल है। इनकी प्रमुख जो आर्थिक गतिविधि है अभी हमने देखी कि मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है, मछली पालन से जुड़ी हुई है। सरकार भविष्य में विकास के लिए सोना, हीरा और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों की तरफ ध्यान देना चाहती है, उनकी खोज करना चाहती है। साथ ही ग्रीनलैंड को रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी जो दुर्लभ पृथ्वी खनिज है, उनके दृष्टिकोण से भी विशेष रूप से खास माना जा रहा है, और वो भी इसके सामरिक महत्व को बढ़ाता है। विदेशी पर्यटकों और क्रूज यात्रियों की हाल ही में यहाँ पर संख्या बढ़ी है, यानी पर्यटन का भविष्य में बेहद ज्यादा विकास हो सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि भी इसने दर्ज की है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पारंपरिक जो इनकी परंपराएं हैं उसका एक महत्वपूर्ण समागम देखने को मिलता है, खासतौर से छोटे क्षेत्रों में। और आधुनिक सुविधाओं में हवाई अड्डे, दुकानें, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा वार्षिक रूप से डेनमार्क द्वारा वित्तीय अनुदान भी प्रदान किया जाता है ग्रीनलैंड को। तो ये पूरी ग्रीनलैंड के बारे में बात हुई। अब हम देखते हैं कि इसका ग्रीनलैंड का सामरिक महत्व क्या है। जब हम ग्रीनलैंड के महत्व की बात करते हैं तो इसे दो दृष्टिकोणों के अंतर्गत समझा जाना चाहिए, एक भू रणनीतिक यानी जियो स्ट्रेटेजिक, और दूसरा इसकी भौगोलिक पूरी अवस्थिति के कारण। तो इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल की अवस्थिति है, यहाँ पर ये पूरा ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड को बैफिन बे से कनाडा अलग करता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर के ऊपर स्थित है, और एक तरफ इसके यूरोप और रशिया पड़ता है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कनाडा, और यहाँ पर यूएस का अलास्का क्षेत्र पड़ता है। ये इसके सामरिक महत्व को विशेष रूप से स्थापित कर देता है। सामरिक महत्व को इसलिए भी स्थापित कर देता है कि शीत युद्ध के बाद, यानी शीत युद्ध के दौरान, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड की समाप्ति 1945 से हो जाती है। तो 1945-46 से लेकर के 1990-91 तक शीत युद्ध के दौरान ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से रशिया पर नजर रखी जा सकती है। न केवल रशिया पर नजर रखी जा सकती है, बल्कि रशिया, चाइना और यहां तक कि नॉर्थ कोरिया से आने वाली मिसाइलों पर भी नजर रखी जा सकती है, उन पर निगरानी की जा सकती है, और उनको रोका भी जा सकता है। इसलिए अमेरिका इसके रणनीतिक महत्व को बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर रखता है। और यही कारण है कि आने वाले समय में कि ग्रीनलैंड को लेकर के किसी न किसी प्रकार का आपको फ्रिक्शन, घर्षण देखने को मिलेगा। देशों के बीच किसी न किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका सामरिक महत्व बेहद ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल बहुत बड़ी मात्रा में होने की संभावना है, और आप जानते हैं कि जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है या दुर्लभ पृथ्वी खनिज है, वो न केवल स्मार्टफोन के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए भी विशेष रूप से खास हो जाते हैं। और जब इस तरह की चीजों के लिए खास हो जाते हैं तो ये भी इसके रणनीतिक महत्व को बढ़ा देता है। जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनमें उनका प्रमुख आपूर्तिकर्ता पूरी दुनिया में चीन है। तो चीन को प्रतिस्थापित करने के लिए, इस वैल्यू चेन से प्रतिस्थापित करने के लिए ग्रीनलैंड का एक सामरिक महत्व भी स्थापित हो जाता है, और इसलिए देश इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बर्फ पिघल रही है, और जब बर्फ लगातार पिघल रही है तो आर्कटिक क्षेत्र में बहुत बड़ा एक जल मार्ग का निर्माण हो सकता है, और जल मार्ग का अगर निर्माण हो सकता है तो उस मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए
रशिया और चीन इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, तो उनको रोकने के अंतर्गत भी अमेरिका इसके महत्व को स्थापित मानता है कि उनको रोकने, भविष्य में उनको इस क्षेत्र में रोकने के लिए भी ग्रीनलैंड का विशिष्ट महत्व है। ये सारी चीजें ग्रीनलैंड के एक सामरिक महत्व को स्थापित कर देती है। यूएस द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कब कब कोशिश की गई, आप कह सकते हैं अधिग्रहित करने की या इसको खरीदने की कब कब कोशिश की गई, तो आपको ये पता होगा कि ट्रंप द्वारा अपने पहले कार्यकाल, जो कि उनका कार्यकाल 2016 से 2020 में था, उस दौरान भी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही गई थी। और जब उनके द्वारा ये बात कही गई थी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन, डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं फ्रेडरिक्सन द्वारा ट्रंप के इस प्रस्ताव को बेतुका बताया गया था, एब्सर्ड बताया गया था, तो ट्रंप ने वर्ष 2019 में डेनमार्क की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया था, जो दिखाता है कि अमेरिका इसको, ग्रीनलैंड को बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा है। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद अमेरिका के राष्ट्रपति, तब के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा भी 1946 में ग्रीनलैंड को लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसके बदले 100 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान करने की बात कही थी। साथ ही यह भी प्रस्ताव दिया गया था कि ग्रीनलैंड के हिस्सों के बजाय उसके आदान प्रदान में अलास्का के कुछ हिस्सों को दे दिया जाए, लेकिन इस प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ा जा सका था, यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा था। साथ ही अमेरिका की ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति में निरंतर रुचि रही है, यानी वो हमेशा से ही ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, लगातार इसके इस प्रकार के प्रयास रहे हैं प्रारंभ से ही, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1946 में भी उसने इस तरह का प्रयास किया था। तो इसका सामरिक महत्व होने के कारण पहले भी इस प्रकार के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। क्या अमेरिका द्वारा विश्व में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिका ने दूसरे क्षेत्रों को भी अधिग्रहित करने का या खरीदने का प्रयास किया हो? तो हम यहाँ पर 3 उदाहरण महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। एक उदाहरण है वर्ष 1803 का, जब थॉमस जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस दौरान अमेरिका ने फ्रांस से ल्यूसियाना के बड़े हिस्से को लिया था और उस 15 मिलियन डॉलर की राशि में खरीदा था। इससे क्या हुआ, अमेरिका में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐड हो गया था। 20 लाख वर्ग किलोमीटर के से भी बड़ा क्षेत्र अमेरिका में ऐड हो गया था, जो अमेरिका के लिए खासा इंपोर्टेंट रहा है इतिहास में। इसके अलावा 1867 में जब जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस दौरान भी रूस द्वारा हस्तांतरित किया गया था अलास्का के क्षेत्र को, अमेरिका को हस्तांतरित कर दिया गया था। और कितनी राशि में हस्तांतरित किया गया था? 7.2 मिलियन डॉलर की राशि में हस्तांतरित किया गया था। और इससे अमेरिका में 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, यानी लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अमेरिका में ऐड हो गया था, जो अमेरिका के सामरिक महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। लेकिन जो अलास्का का आधुनिक राज्य हमारे सामने आया है वो 1959 में आया है, जिसे हम आज के रूप में देखते हैं, अमेरिका के एक प्रांत के रूप में देखते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 1917 में भी कैरिबियन सागर में स्थित डेनिश वेस्ट इंडीज को भी खरीदा था और उसे अमेरिका ने नाम दिया था यूएस वर्जिन आइलैंड। यहाँ पर आइलैंड्स लिखा है, लेकिन आइलैंड वैसे लिखा होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आइलैंड होगा। तो उसे डेनिस वेस्ट इंडीज को नाम दिया था यूएस वर्जिन आइलैंड। तो अमेरिका द्वारा इतिहास में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते हैं जब उसने कई क्षेत्रों को खरीदने के उदाहरण मिलते हैं। और हाल ही में उसने इच्छा व्यक्त की है कि वो ग्रीनलैंड को भी खरीदना चाहता है, विशेष तौर से उसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप जानते हैं कि 21 दिसंबर 2024 से दृष्टि संस्थान ने अपनी रिकैप 2024 सीरीज चलाई हुई है। इसमें हमारा डेली एक प्रोग्राम आता है, रात को 9 बजे आता है, और इसमें हम वर्ष 2024 की संपूर्ण घटनाओं को अलग अलग खंडों के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि वर्ष 2024 की संपूर्ण घटनाओं से ये आपका परिचय करा देगा। तो रात को टाइम नोट कर लीजिए, 9 PM पर हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं रिकैप 2024 सीरीज के, तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब एक प्रश्न देख लेते हैं, 1867 में अमेरिका द्वारा कौन सी प्रसिद्ध क्षेत्रीय खरीद हुई थी? डेनिस वेस्ट इंडीज की खरीद, फ्रांस से लुसियाना की खरीद, रूस से अलास्का की खरीद, या डेनमार्क से ग्रीनलैंड की खरीद? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।